नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयंती मिश्रा। सुलह की हर कोशिश नाकाम, सीज फायर पर कोई सहमति नहीं, इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा और अब जंग का साया दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस होर्मुज स्ट्रेट पर। ईरान अमेरिका सामने है, डोनाल्ड ट्रंप के तेवर लगातार आक्रामक नजर आ रही हैं। ट्रंप का अल्टीमेटम साफ है, होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी होगी, ईरान का तेल दुनिया तक पहुंचेगा ही नहीं। ईरान को टोल देने वाले जहाज अब इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे, वो जहाज गुजरेगा उसे संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप की चुनौती पर जवाब भी उतना ही खतरनाक आया। ईरान ने कहा कि होर्मुज हमारा है और दुश्मन अगर आगे बढ़ा तो जानलेवा भंवर में फंस जाएगा। सवाल आखिर ये कि क्या अमेरिका की नाकेबंदी से झुकेगा ईरान या सिर्फ दबाव की राजनीति अमेरिका कर रहा है, और क्या दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट पर अब जंग का बढ़ना तय है। आज बात इसी मुद्दे पर कि आखिर कौन है होर्मुज का सिकंदर। देखिए, मुद्दा बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब हर उस व्यक्ति तक ही जुड़ा हुआ है जो शाम से लेकर दिन भर इन तरह की खबरों को देखता है और सोचता है कि आने वाले दिनों में किस तरह के परिणाम, अगर ये जंग यहां पर नहीं रुकती, अगर ये दबाव यहां पर नहीं रुकता तो देखने को मिलेगा। चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल स्टूडियो में मौजूद है। कर्नल देवानंद मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में एकलव्य सिंह भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से कर्नल देवानंद जी, क्योंकि जिस मुद्दे को आज तक जियो पॉलिटिक्स का विषय माना जा रहा था और 28 फरवरी से जिस तरह का तनाव चल रहा था, वो सीधे तौर पर किसी भी नेशन की हम बात करें, बात हम भले ही भारत की करें, लेकिन अब हर एक नागरिक के मन में इस चीज को लेकर एक डर, एक शंका, एक आभास है कि अगर ये अभी नहीं रुका, क्योंकि इस 21 घंटे की बातचीत में बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी, लेकिन अब जो तेवर अमेरिका के नजर आ रहे हैं और नाकेबंदी की बात होर्मुज पर अमेरिका ने कर दी है, किस तरह से देखते हैं फिलहाल इस वर्तमान परिस्थिति को? सर जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिस हम युद्ध विराम की चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबको चिंता थी, पर मैं मानता हूं हम सबने चर्चा की है कि हमें पता था इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि जिस मंशा से अमेरिका और IRGC टेबल पर आए थे, वो सीधी बात थी। अमेरिका ने उसको कहा, भैया या तो टेबल पे आ जाए, ना पिटाई इतनी करूंगा तेरे को लोग मारेंगे। और उसके अंतर्गत ये वार्ताएं शुरू हुई, बीच में पाकिस्तान एक जगह चूज की गई। और देखिए, पहले हम क्यों कह रहे हैं कि इनका क्लियर था। अमेरिका ने बोला, भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम आप कर नहीं सकते, जो IRGC कहता है मैं करूंगा। अमेरिका ने बोला, हॉर्मुज के ऊपर आप जजिया या जो टैक्स है वो ले नहीं सकते क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वाटर है। तीसरे तरफ वो डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका कहते थे, भैया ये तेरा होने नहीं देंगे। और देखिए, इसके बीच में मैं ये देख रहा हूं कि किस प्रकार ये जो चर्चाएं इस सीज फायर की हुई थी, या जो युद्ध विराम जो हम कहते हैं, इसके पीछे मुझे लगता है कि अमेरिका या जो ये इजराइल ब्लॉक की बहुत बड़ी रणनीति थी। वो रणनीति ये थी कि भाई देखिए, IRGC में टूट हो चुकी है, उनमें 2-3 ग्रुप हो चुके हैं, उनकी लीडरशिप खत्म है, उनका कमांड कंट्रोल खत्म है। और ईरान के अंदर आज कोई ऐसा है ही नहीं लीडर जिसको कोई बोले कि भाई मैं लीडर हूं, ईरान मेरे पीछे है। जी। तो अमेरिका ने 2 काम किए। पहला काम तो ये किया कि देखिए, हॉर्मुज के अंदर उसने अपने 2 नेवल डिस्ट्रॉयर उधर से पास करते हुए अंदर ले गया, और उसके अंदर AIS जो इसका ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है, वो छुप के नहीं गया, उसने ऑन किया। और उसको वार्निंग दी गई IRGC के लोगों द्वारा कि तुम हमारे वाटर्स में आ रहे हो। तो अमेरिका ने सिंपल जवाब दिया कि हम अंतरराष्ट्रीय पानी के अंदर है और हमारा इसमें जाने का अधिकार है, देखिए चुप बैठे रहे। दूसरा, उधर इजराइल की तरफ एक खबरें आई थी कि जो रडवान फोर्स है उनकी, हिजबुल्लाह की, वो एक स्पेशल फोर्सेज है उनका, और बाकी ईरान का एक प्लान था कि बड़ी संख्या में लड़ाके इजराइल के उत्तरी छोर के अंदर उनको लॉन्च किया जाए, और उस जगह नामा में गिलेली एक उनका क्षेत्र है जिसके अंदर। तो ये समझते हुए, क्योंकि इजराइल फोर्सेज को एक खबर मिल चुकी थी और उन्होंने कहा कि भाई इससे अवर्ट करने के लिए हमें वो लेबनान और ईरान दोनों पर इजराइल एक साथ हमला नहीं कर पा रहा था, तो उसने कंसंट्रेट करते उनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया। तो एक ये फायदा था। आज के दिन स्थिति है कि एक और इसमें चीन भी एक्सपोज पूरी तरह हो गया है। चीन कैसे एक्सपोज हो गया, देखिए कि जो भी गतिविधि चल रही थी उसमें चीन को भी कूद के आना पड़ा। लोग बहुत सारे कहते हैं चीन की इसमें मदद थी, नहीं थी, पर बेसिकली चीन पाकिस्तान के रास्ते ईरान को खुली मदद कर रहा था। और यही कारण है आज हॉर्मुज के लिए जो आपने सवाल किया कि भाई ये क्यों अमेरिका ने साफ कहा, देखिए
अगर ईरान किसी प्रकार की रोक टोक करेगा तो हम इसको बिल्कुल बंद करेंगे। और देखिए वेनेजुएला में इन्होंने यही किया था, कई दिन तक बंद रखा, एक दिन मौका ढूंढा और उन्होंने अपना टारगेट को स्ट्राइक किया। और यहां जो ये ब्लॉक करने का मुख्य कारण इनका ये है कि चीन जब एक्सपोज हो गया कि सरेआम इसने यूएस के इंटरेस्ट को आघात किया है, तो उन्होंने कहा कि जो तेल जा रहा था ईरान का वो चीन को मिल रहा था और वो भी बहुत सस्ते दाम में मिल रहा था, तो उसको बंद कर दिया है, मैं ये मान रहा हूं। और इस परिस्थिति के अंदर कुछ भी कहो, अंत आईआरजीसी का नजदीक है। हाँ, वैसे परमानेंट आईआरजीसी कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मानसिकता की बीमारी है, ये विचारधारा की बीमारी है। डेथ टू इजराइल, डेथ टू ये अमेरिका, कल ये डेथ टू भारत करेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। और ये हर युग में पैदा होंगे और हर युग में मारे जाएंगे। पर इनका जो ये कंट्रोल है ईरान के अंदर, लिवरेज जो अमेरिका का कम हुआ है और कम है 79 के बाद, मैं देखता हूं इसके बाद कहीं न कहीं लिवरेज इनका एस्टेब्लिश होगा और कहीं न कहीं शांति का रास्ता बनेगा, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, एकलव्य जी आप मुझे बताइए, क्योंकि आज ही की तारीख की बात करें तो शाम 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार नाकाबंदी जो है वो होर्मुज पर शुरू करने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी। ऐसे में उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जहां से वित्त पोषण पहुंच रहा है ईरान तक, उस रास्ते को काटा जाए। लेकिन इन सभी के बीच में जो दबाव अमेरिका पर बढ़ रहा है, जो दबाव वर्ल्ड वाइड बढ़ेगा, $100 प्रति बैरल वहां के कच्चे तेल की, क्रूड ऑयल की कीमतें, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में 28 फरवरी से जो ये धारा एक चल चुकी है, जिस तरह का कहीं आभास होता है कि वॉर ना शुरू हो जाए, या फिर लगता है कि दबाव की राजनीति अब ये है, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? देखिए जयती जी, मुझे लगता है कि जो आपने बात रखी उसका जो सबसे बड़ा जो सबूत है आज विश्व के सामने, वो इस्लामाबाद की जो सो कॉल्ड शांति वार्ता थी वही है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने, और उन पे ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने ये जो शांति वार्ता का जो ढकोसला किया वहां पे, वो किया ही इसलिए ताकि वो आगे की तैयारी और रणनीति बना सके। मुझे लगता है कि अमेरिका एक बात समझ चुका है कि ईरान को पीछे से, और सारी वर्ल्ड रिपोर्ट्स भी यही क्लेम करती हैं कि ईरान को पीछे से रूस और चीन से जो सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस की जो मदद मिली है, उसके कारण ईरान को कम से कम ये बल और मनोबल मिला है कि वो इस युद्ध को लंबा खींच सके। ईरान इस चीज को समझ चुका है कि भले ही वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में अभी बहुत समय हो, लेकिन हाल फिलहाल जो उसके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वेपन है, वो अपने आप में हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिसको वो यूज करके और मिसयूज करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डिसरप्ट कर रहा है। देखिए ये भी समझना पड़ेगा कि जो गल्फ की जो दूसरी कंट्रीज हैं, खास करके जैसे यूएई या सऊदी अरेबिया हैं, उन जिन पे कि एक तरह से वो यूएस के एलाइज भी हैं, और वो उनको भी ऐसा लगने लगा है कि यदि अगर ये युद्ध एक इसमें कोई निर्णायक बात निकल के नहीं आती है, तो ईरान की यदि अगर वहां पे दादागिरी बनी रही उस रीजन में, तो इनके लिए भी एक अपनी इकोनॉमी को सशक्त करना बड़ा नामुमकिन सा हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा ही होगा अभी न्यूज़ रिपोर्ट्स में कि किस तरह से लगभग 16 मल्टीनेशनल कंपनीज ने यूएई से विड्रॉ करने का ऐलान किया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको अमेरिका की तरफ से देखेंगे तो देखिए अमेरिका एक चीज समझ रहा है कि ये जो इंटेलिजेंस और जो सैटेलाइट इमेजरी की जो मदद मिल रही है, मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉकेड करने से जो चीन का तेल जाने में जो समस्या पैदा होगी वहां पे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब देखिए जो जिस तरह से हाई इंटेंसिटी वेपन यूज करके जिस तरह की वॉर चल रही थी, मेरे ख्याल से उससे अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि अमेरिका भी ये समझ पाया है कि ईरान को एकदम ही खत्म कर देना उसके बस की नहीं है। उसके पास वो शक्ति है कि वो मतलब काफी समय तक अपने आप को सस्टेन कर सकेगा। बार-बार ये बातें कहते हैं एकलव्य जी, हालांकि उनकी तो आदत पे अभी शुमार हो चुका है कि बार-बार इसको कहना। 21 घंटे की शांति वार्ता के बाद जो नतीजा था वो शून्य निकला। आप पर लौटूंगी, लेकिन ये एक छोटी सी यही बात कंप्लीट करना चाह रहा था जयती जी, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये समझने के कारण अब अमेरिका की थोड़ी सी रणनीति ये बदली है कि अगर वहां पे ब्लॉकेट किया जाए तो चीन के ऊपर जो प्रेशर आएगा, तो चीन के वाया ईरान पे प्रेशर बने कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को अब धीरे धीरे रिलीज करे। ठीक कह रहे हैं, लौटेंगे आप पर, लेकिन गौरीशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक है। सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन गौरीशंकर गुप्ता जी, सवाल आपसे ही कि जो इस समय विश्व पटल पर चल रहा है, सीधे तौर पर उन देशों पर तो उनका असर पड़ेगा ही जिनका
जो एनर्जी या फिर ट्रेड के साथ में सीधा सीधा ताल्लुकात है और भारत उससे अछूता नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अब लोगों के मन में इस बात के सवाल ज्यादा है बजाय कि उस बात के कि कौन सही है कौन गलत है। लोग चाहते हैं कि इस चीज की क्लैरिफिकेशन आने वाले समय में अगर ये बढ़ता है तो मिले कि भारत किस तरह से इस पर बैलेंस रख सकता है या फिर भारत की जो रणनीति है वो आने वाले दिनों में क्या हो सकती है। लेकिन क्या इसे लेकर कहेंगे सर, जो फिलहाल आज के घटनाक्रम को लेकर है। नमस्कार जयती जी, नमस्कार हमारे पैनलिस्ट को। देखिए, अभी जो इनकी जो वार्ता हुई थी 1979 के बाद में ये पहली बार था कि इतनी बड़ी ऊंची हाई लेवल की दो मीटिंग हुई। इनके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और उनके स्पीकर साथ में थे और उसके बावजूद अगर कोई समझौता नहीं हो पाया तो ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई ना कोई इसमें एक समझौता होने की आशा नहीं है आगे। इसमें सबसे बड़ी रुकावट है एनरिचमेंट प्रोग्राम ईरान का। ईरान किसी भी कीमत के ऊपर परमाणु अस्त्र बनाना चाहता है और उसके बारे में कमिटमेंट नहीं देना चाहता जी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अभी एक नई समस्या आई है। इसमें जो है ईरान का आइसोलेशन निश्चित है क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है, यूएन की एक ट्रीटी है जिसके तहत सभी देशों को इसको उपयोग करने का अधिकार है। और अगर ईरान इसके ऊपर कोई टोल टैक्स लगाता है या रेगुलेशन करता है तो ये उसका मिसयूज होगा। और उसमें यूरोपियन यूनियन ने भी क्लियर किया है, एशिया पैसिफिक की कंट्रीज ने भी क्लियर किया है कि ये गलत तरीका है, क्योंकि फिर और भी कई तरह के हॉर्मुज है संसार में जहां पर हर कंट्री अपना टोल टैक्स लगाना चालू कर देगा और शिपिंग और जो है वो रुक जाएगा। तो इसको रोकने के लिए जो प्रेसिडेंट ने स्टेप्स बताए हैं कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करेगा, जिससे कि ईरान का जितना भी एक्सपोर्ट कहीं भी हो रहा हो, चाहे वो चाइना को हो रहा हो या किसी और देश को, वो नहीं पाए और इकोनॉमिकली ईरान को किया जाए। कई वर्षों से उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इकोनॉमिकली वो काफी वीक हो चुके हैं और अगर उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया तो इकोनॉमिकली ईरान और वीक हो जाएगा और उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ेगा या फिर इंटरनल सिचुएशन ऐसी बिगड़ जाएगी कि वहां के लोग परेशान होकर सरकार को हटाएंगे। तो मेरे को लगता है कि अभी ईरान ने अपने कार्ड्स को ओवरप्ले किया है, उनको समझौता कर लेना चाहिए था क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कोई भी वर्ल्ड का देश उनके साथ नहीं आएगा। और स्पेसिफिकली जीसीसी स्टेट्स को तो बहुत परेशानी है क्योंकि उनका सारा ट्रेड, चाहे वो एनर्जी का हो या नॉन एनर्जी का हो या फ्रूट्स का है, वो सारा उसी के थ्रू होता है। तो उनका तो वहां पे लाइफ लाइन लगा हुआ है और वो नहीं चाहते कि ईरान उनके ऊपर कब्जा रहे, ईरान उनके ऊपर दबदबा। बिल्कुल, आपने जिक्र किया परमाणु महत्वाकांक्षा का। बिल्कुल गौरीशंकर जी लौटूंगे आप पर, लेकिन कर्नल देवानंद जी मुझे ये समझाइए, क्योंकि ईरान की जो परमाणु महत्वाकांक्षा है वो आड़े आ रही है साफ तौर पर, अब तो यही लग रहा है। लेकिन जिस न्यूक्लियर वेपन को बनाने की कोशिश में ईरान ये सभी कुछ कर रहा है और वॉर की अब धमकी लगातार लग रहा है आभास के जरिए, क्या लगता है कि जो रवैया फिलहाल है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, जो हॉर्मुज का संकट है या फिर इसे एक वेपन की तरह से यूज करना? देखिए, आपके सवाल में दो बातें। सबसे पहले तो मैं आगे मेरी बात रखूं, बताना चाहूंगा आज के ईरान नाम की कोई गवर्नेंस बची नहीं है। ये आईआरजीसी मुल्ला रजीम है, आईआरजीसी रजीम दो में से एक कह सकते हैं, क्योंकि जनता नागरिकों को तो कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है। वहां इंटरनेट बंद है, मीडिया बंद है, कुछ भी नहीं है। और जो वार्ता हो रही है आईआरजीसी से हो रही है, और आईआरजीसी ईरानियन रिपब्लिक नहीं है, वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है। देखिए समझिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो दो वेपन जिसकी बात हम कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन और हॉर्मुज को वेपनाइज किया गया है। तो न्यूक्लियर वेपन की जहां तक बात है, मैं एक बात बता दूं, देखिए कि ईरान के पास वैसे तो हर देश को अपना अधिकार है जो भी करने का, पर इसने जो इस बार किया है कि उसकी पिटाई तो की इजराइल और अमेरिका ने, और बिना मतलब उसने अपने पड़ोसी 17 देशों में मिसाइल और ड्रोन्स मार मार के उनका नुकसान कर दिया। तो जो ऐसा एक राष्ट्र या ऐसे एक गवर्नेंस सिस्टम जो बिना मतलब दूसरों को, निहत्तों को इस तरह वार करती है,
अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कभी भी न्यूक्लियराइज करने की इजाजत नहीं दे सकती, और मैं मानता हूं वो सही कदम है। अब आते हैं हॉर्मुज को वेपनाइज इसने यूज किया, बिल्कुल किया है। देखिए हॉर्मुज का एक नेचुरल स्ट्रेट है जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय कानून है, और इसको इजाजत नहीं दी जा सकती। आइसोलेट हो गया है, होगा नहीं, हो गया है। और यही कारण है जिस दिन वार्ता के बीच में जब सारे लोग चर्चाएं कर रहे थे, तो अमेरिकन के 2 डिस्ट्रॉयर्स और माइन स्वीपर जापान से आए हैं जो ऑलरेडी उस काम में लगे हुए हैं। पहली दूसरा, इसके अंदर अमेरिका ने भी अपना पूरा का पूरा जो ये था टाइम है, इसको वो कहते हैं रीग्रुप कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये जो मिलिट्री तरीके से अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं, और उसके अंदर सही फैसला लिया मेरे नजरिए में कि हॉर्मुज को ब्लॉक करो, और ये ब्लॉक करो अगर वो ऐसा करते हैं तो दूसरे को। और मकसद इनका क्लियर है। देखिए ईरान के IRGC अभी भी लड़ाई लड़ पा रही है, तो वो रूस और चीन के, जैसे हमारे साथी ने बताया कि भाई वो उनको सैटेलाइट कम्युनिकेशन दे रहे थे, और बाकी मदद जो है वो चीन कर रहा था, तो इससे चीन को भी काउंटर किया जाएगा। यहां 2 मैं छोटी सी बात और रखना, क्यों हॉर्मुज वेपनाइज हुआ। हॉर्मुज का वेपनाइज का 2 मुख्य कारण यह कि हॉर्मुज से लेकर के UAE और बाकी जो अरब देश हैं, उनका एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता यह है। उनका तेल ही नहीं, उनकी हर प्रकार की सामग्री इधर से गुजरती है, और जब इसको माइन कर दिया तो आप सोचिए 1 महीने बाद इराक, UAE ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे। सऊदी अरेबिया के पास तो फिर भी रेड सी की तरफ एक इलाका है। ये एक इसका वेपनाइज। दूसरा क्या हुआ कि ईरान के अंदर जितना भी इसका तेल का जो एक्सपोर्ट का है वो आइलैंड के थ्रू होता है, और वो आइलैंड पर सारा जो इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम ईरान की जो भूगोल को समझे तो ये केंद्रित है साउथ वेस्ट एरिया में, बाकी जगह नहीं है। और वहां पर अगर इसको चोक किया जाता है तो इनके पास जो पैसे आते हैं, IRGC की ताकत क्या है, इनके हिजबुल्ला, हमास, हुती, ये सब पैसे से आते हैं, और वो पैसा चोक हो जाएगा ऐसे मैं मानता हूं। और जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ज्यादा लंबा चलेगा, पर ये IRGC को खत्म होना पड़ेगा, और जो रेजीम आएगा वो रेजीम दुनिया को एक्सेप्ट होना चाहिए। ऐसा जब तक नहीं होगा अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सर हर गुजरता दिन संकट तो बढ़ाता है और वो उसका फर्क पड़ता है हर एक इंसान तक। एकलव्य आप मुझे समझाइए, जब हम बात भारत की करते हैं, भारत के स्टैंड की करते हैं, क्या ये वो समय है जब जो भारत की विदेश नीति है उसकी एक परीक्षा भी है? क्योंकि जब हम बात करते हैं परंपरागत रिश्तों की ईरान के साथ में, फिर बात करते हैं अमेरिका के साथ जो हाल ही में जो ट्रेड को लेकर के लगातार उठापटक हुई, उसके बाद में यू टर्न्स हुए, दोस्ती हुई, वापस से सब कुछ चला, क्या ये वो समय है जब भारत की भी एक विदेश नीति की या फिर जो फिलहाल बैलेंस बनाकर रखना है उसकी एक परीक्षा है समय? देखिए जयती जी, एक चीज समझनी पड़ेगी। भारत पे आने से पहले एक लाइन आपको बताऊं कि वहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसको हमने डीपली डिस्कस नहीं करा यहाँ पे, इजराइल। इजराइल क्यों नहीं चाहता कि उनके पास ये न्यूक्लियर वेपन आ जाए? क्योंकि अगर यदि ऐसा होता है तो एक ही बॉम्ब लगेगा इजराइल का एग्जिस्टेंस खत्म करने के लिए। तो इजराइल के लिए ये एक बहुत अलग प्रकार का संकट है और अलग प्रकार की लड़ाई है। एक उनका मतलब डिक्लेयर्ड रिजॉल्व है ईरान का कि इजराइल का ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस धरती पे एग्जिस्ट करे। तो इजराइल के लिए बहुत अलग लड़ाई है। अब जहां तक भारत की बात आती है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी समझते हैं इस चीज को कि जो हमारी आज की डेट में वर्ल्ड इकोनॉमी है वो एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी है। परंतु और उन्होंने साथ में ये भी मेरे ख्याल से सदन के पटल से कहा है कि हरमुज स्ट्रेट का ब्लॉक किया जाना अस्वीकार्य है। तो देखिए, जब आप विदेश नीति में ये इंपॉर्टेंट है जयती जी कि ठीक है आपके रिलेशंस हैं और हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है, और आज उसी रिलेशंस के कारण भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके शिप्स एक के बाद एक वहां पे बिना टोल टैक्स दिए हमारे यहां पहुंच रहे हैं। परंतु आप ये भी जरूरी है जयती जी कि सही चीज के लिए स्टैंड लेना, और मैं समझता हूं कि वो भारत ने लिया है। तो अभी तक मैं समझता हूं कि भारत इसमें सफल रहा है, क्योंकि भारत ने वो किया है जो दोनों ही रूप से अपने नेशनल इंटरेस्ट से और जो जिसे कहते हैं कि जो एथिकली जो किया जाना चाहिए, दोनों पे भारत अडिग खड़ा रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए एकलव्य, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये संकट और गहराता है और सीधे तौर पर जो एनर्जी क्राइसिस लोगों को अब लग रहा है, बीच में तो एक कौतूहल का विषय भी था, LPG को लेकर के जिस तरह की लाइनें लगी, लोगों में इस चीज को लेकर के डर था, आभास था, लेकिन अब लग रहा है कि अगर
ये वॉर का भी रूप नहीं लेती तो क्राइसिस का रूप तो ले ही लेगी। ऐसे में क्या अब ये समय आ गया है कि जो दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं एनर्जी सिस्टम के, उस पर शिफ्ट किया जाना चाहिए? खासतौर पर हम तो हमारी बात करेंगे, भारत की बात अगर करें तो देखिए जयती जी, इसमें भी एक चीज समझनी पड़ेगी। एक तो जो हमने लाइनें लगने की बात करी ना, हाँ। वो लाइनें इसलिए नहीं लगी कि भारत सेल्फ सफिशिएंट नहीं था अपनी एनर्जी को मैनेज करने के लिए, वो पैनिक की वजह से हुआ। दूसरी बात देखिए जयती जी, अल्टीमेटली क्या होता है, अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी जाती है तो उसमें कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं और कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। जो कंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं उसमें तो भारत ने जिस तरह से मतलब मैनेज किया है, अभी तक तो कोई तकलीफ की बात हुई नहीं है। लेकिन जो अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स हैं कि कोई नहीं बता सकता कि आगे चल के इसका परिदृश्य क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो भारत ने अपनी रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाया है, भारत ने अपने इंपोर्ट्स को कई देशों से डाइवर्सिफाई करके, जो एक समय पे 10 साल पहले जो हम 20 कंट्रीज से लेते थे, आज 48 कंट्रीज से ले रहे हैं। तो ये बात है कि मतलब भारत को जिस तरह से मैनेज करना चाहिए वो कर रहा है, लेकिन परंतु अगर, और मैं बहुत श्योर हूं कि जिस तरह से इस गवर्नमेंट को हमने पिछले 10 वर्ष से देखा है, आगे की कोई चिंता वाली अगर कोई परिस्थिति बन सकती है तो उसका संज्ञान लिया गया है और उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, गौरी शंकर गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि बात हम कर रहे हैं परिणामों की, क्योंकि युद्ध के परिणाम कभी किसी के हित में आज तक हुए नहीं है, इतिहास तो यही कहता है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये जो दबाव है या फिर जो समय चल रहा है विश्व पटल पर, इसी तरह से अगर ये कंटिन्यू रहता है, तो जो मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीय हैं उनको इस चीज की बड़ी शंका है, उनको बड़ा इस चीज का डर है कि हम कैसे इस बार इस परेशानी से निकल पाएंगे। उनके मन में भी इस तरह का डर है। हालांकि भारत सरकार ने समय समय पर ये सुविधा और ये जो श्योरिटी है सेफ्टी की वो दी है, लेकिन अगर ये हॉर्मुज के सिकंदर को जिस तरह से हम देखते हैं बनता हुआ, वो बनता है नहीं बनता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत से दूर जो भारतीय रह रहे हैं उनके मन में इस समय क्या चल रहा होगा गौरी शंकर जी इस मुद्दे को लेकर? जयती जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रेज किया है, क्योंकि अगर इन जीसीसी स्टेट्स की इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है, वो ऑलरेडी इम्पैक्ट होना शुरू हो गई है, तो नेचुरली हमारे जो लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं वर्षों से, उन लोगों का जो जॉब है वो खतरे में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन लोगों की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एनर्जी पे बेस्ड है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर थोड़ा उनका वो है, और कुछ इंटरनेशनल कंपनीज एमएनसीज के वहाँ बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं। तो अगर उन इकोनॉमी के जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें 2-4 इंस्टीट्यूशंस पे भी फर्क पड़ेगा, तो नेचुरली कुछ लोगों को जॉब छोड़ के भारत वापस आना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन लोगों को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध जो है अभी कई महीनों तक चलेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये युद्ध जो है वो ईरान जीत लेगा, नहीं। फाइनली ये युद्ध जो है अमेरिका और जीसीसी स्टेट जीतेंगे, और इन जो अरब के जो देश हैं जीसीसी स्टेट जो है उनकी इकोनॉमी वापस उभरेगी और वो लोग वापस वहां पे जाएंगे एक बड़ी संख्या में। लेकिन एक टेम्परेरी फेज होगा कुछ महीनों का, जिसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को अपना जॉब छोड़ना पड़े और वापस भारत आना पड़े। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ भी कुछ हद तक एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑयल पेट्रोल के भी बढ़ेंगे और गैस के भी बढ़ेंगे। हम सब लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें भारत सरकार भी एक लिमिटेड वे में कुछ कर सकती है, लेकिन पूरी प्राइस कंट्रोल करना उनके बस में नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी अफ्रीका के कई देशों से इंपोर्ट्स बढ़ाए हैं, अर्जेंटीना से भी लगातार सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट के बाद में बार बार देशवासियों से कहा है कि आप तैयार रहिए, लेकिन पैनिक नहीं होगा, पैनिक मत कीजिए, तैयारी रखिए और ठीक वैसे ही पार पाएंगे जैसे कोविड से हम सभी ने पाई, उम्मीद यही। लेकिन कर्नल दिवानंद जी, अब हॉर्मुज पर नाकेबंदी के बाद में क्या आपको लगता है कि ईरान किसी भी तरह की रिएक्शन की या फिर प्रतिक्रिया की स्थिति में होगा, और अगर होगा तो क्या उसकी तरफ से फर्स्ट कदम उठाया जाएगा इस फैसले के बाद? देखिए, इस जो IRGC कहूंगा मैं, ईरान नहीं कहता हूं। देखो, ईरान की तरफ से कदम तो ये होगा कि वो उम्मीद कर रहे हैं जितने जल्दी से जल्दी IRGC के जो घटक हैं वो खत्म हो जाए और वहां कोई उनकी सरकार आए जो बेचारे कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। IRGC का ताल्लुक है, देखिए मैं ये देख रहा हूं कि अब ये तैयारी कितनी भी कर लें, पर अब जो पहले शुरू में अंधाधुंध इन्होंने मिसाइलें दागी थी, जहां मन आया वहां दागी थी,
वहां शायद नहीं दाग पाएंगे। और जो ये पॉज था ना, जो टाइम था, इसमें एक बहुत बड़ी उनसे स्ट्रेटेजी गलती हो गई। जो ये एक अपनी तरीका बताते थे युद्ध का, जिसको मोजेक कुछ ये नाम दिया करते थे, उसके अंतर्गत क्या था कि देखिए फर्स्ट इनकी टेयर ऑफ लीडरशिप खत्म कर दी, दूसरी कर दी, इसी तरह वेपन इक्विपमेंट सिस्टम, मिसाइल सब। तो एक जो लास्ट इनका सिस्टम था जो अंडरग्राउंड इतना डीप था, जो उस समय एक्सपोज नहीं किया। इस सीज फायर के चलते हुए उस रात को जब ये बातें चल रही थी, बहुत सारे एक्टिव हुए, वो पिकअप कर लिए गए। तो मैं ये मानता हूं अगर ये गलती से मान लो वापस उसी स्केल पे मिसाइल्स वगैरह फायर करते हैं, तो ये लास्ट इनका असॉल्ट होगा जहां पर ये नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर ये ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी मैं मानता हूं जैसे हमारे सब साथी कह रहे, लंबा चलेगा। और भारत के लिए यही है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से इसको रीड किया, आने वाले समय को जाना और जो एक्शंस लिए वो सराहनीय है। और थोड़ा बहुत तो दिक्कत, देखो दुनिया में, हमारे देश में तो कोई तेल बनता नहीं, पर हम आज रिफाइन कर रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, एक बात बता दूं, अमेरिका जो भी तेल की प्राइस है ज्यादा नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेरिका इंतजार कर रहा है लोग सारे मेरे से तेल लें, और इधर ईरान का तेल है, ये चीन को ना मिले। छोटा सा कमेंट में एकलव्य से भी लूंगी, इसके बाद शुभ इंटर करना है। सर आप बताइए इसको। देखिए जयती जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो क्रक्स ऑफ द इशू है ना, ये लड़ाई जो अब हो चुकी है, ये एक इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल डेवलपिंग इकोनॉमीज और एक, जिसे कहते हैं ना, आप देखिए कि दूसरी कंट्रीज में क्या है कि ये एक तरह से पहला इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो पहल है ना, इसको रोकने की लड़ाई है। आप देखिए पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन वो वहां पे यूएस के कंट्रोल में है। जिस बेस पे वो, जहां से सब कुछ ऑपरेट किया जाता है, वहां पे पाकिस्तानी जो आर्मी है उनकी ऑफिसर्स की एंट्री भी नहीं है वहां पे। यहां पे क्या है कि ये पहला ऐसा बॉम्ब होगा जो कि कंप्लीटली, जैसे कह सकते हो आप, कि जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी को ऑपरेट करने वाले लोग हैं, उनके हाथ में एक न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक तो उसको रोकने की लड़ाई है, और दूसरा कि उसके बलबूते पे एक हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे पूरे वर्ल्ड को, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को रैंसम पे लेके और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को डिसरप्ट करने की जो लड़ाई है, उस पे एक बड़ा निर्णायक मतलब कदम उठाने की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बात जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि जहां पर न्यूक्लियर पावर बनने की लगातार कोशिश ईरान कर रहा है, ऐसा ना हो कि गलत कदमों की वजह से एग्जिस्टेंस पर खतरा आ जाए। और उम्मीद तो हम यही करते हैं, क्योंकि 21 घंटे की बातचीत जो बेनतीजा साबित हुई, शून्य साबित हुई, और उसके बाद में अब समंदर पर पहरा। लेकिन ट्रंप के इस कदम के बाद भी क्या प्रतिक्रिया रहती है, उस पर सभी की निगाहें। फिलहाल के लिए जवाब तो देना पड़ेगा। इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।